हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो इस वीडियो में हम आपको एक सेट डिस्कशन करवाने वाले हैं जिसमें मैथ, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग के करीब करीब 150 सवाल होंगे। तो सबसे पहला सवाल हम अपना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो दिए गए कथन हैं उन पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो भैया इसमें से अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ें आराम से तो ब्लैक होल के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं कहा था। होलवेल स्मारक के बारे में भी इन्होंने कभी कोई बात नहीं की थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्या आपके जो ऑप्शंस हैं कुछ अलग से हैं क्या, तो इसको हम छोटा करके देखना चाहेंगे। तो हाँ भैया, आपसे कहा है कि देख लीजिए, ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो 1940 में इन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी के समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार किया था। तो कौन सा कथन इन्होंने कहा था, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नहीं 1 के बारे में कहा था, नहीं जो 1 में लिखा हुआ है वो बात कहा था, और नहीं 2 में जो लिखा हुआ है वो बात कहा था। यानी कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1960 में जी हॉलवेल द्वारा कोलकाता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए होलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ऐसा तो किया नहीं गया था। और ना ही होलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है, ये भी नहीं है। तो दोनों में से कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यानी कि इस जो प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ना, चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि भैया सिनेगॉग के बारे में बताइए। क्या, तो सिनेगॉग के बारे में बताइए कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। ठीक है। अच्छा, पहले नंबर प्रश्न के बारे में कुछ जान लीजिए कि जब 23 मार्च 1940 का जो समय चल रहा था, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्यों के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जून 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन भारत के विभाजन की मांग को वापस लेने पर बोस ने जोर दे दिया। ठीक है, ये बात था प्रश्न संख्या 1 से रिलेटेड, जो आपको समझने चाहिए, सुनने चाहिए थे। चलिए सिनेगॉग के बारे में जानते हैं। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग के बारे में बात करता है कि सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है। तो भैया ये सिनेगॉग जो है ये यहूदियों का पूजा स्थल है। ठीक है, यहूदी धर्मावलंबियों का कह सकते हैं। धर्मावलंबी दैट मीन्स धर्म को मानने वाला। यहूदी धर्म में सिनेगॉग पूजा का एक सामुदायिक घर है जो न केवल सामाजिक सेवाओं के लिए बल्कि पूजा और प्रार्थना के लिए एक सामूहिक स्थल है। इसके पारंपरिक कार्यों को सिनेगॉग के लिए 3 हिब्रू समानार्थियों में प्रतिबिंबित किया जाता है। ठीक है, जैसे बेटा हा करता है तो फिर उसका मतलब हो जाता है टेफिल्ला, प्रार्थना का घर। बेट हा नेसेट एक होता है जिसका मतलब होता है असेंबली घर एक होता है, और बेट हा मतलब मिड्रेस कहता है जिसको कहते हैं हम अध्ययन का घर। मतलब 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कहता है क्या कि खुले बाजार की बात करता है। इस प्रश्न में हमारा जो है वो है खुले बाजार के बारे में बात हो रहा है। यानी खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार के जो संचालन है ये क्या संकेत हमको देते हैं। तो पहले तो इसकी बात समझ लीजिए कि खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण
का एक महत्वपूर्ण उपाय है। खुले बाजार के क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, परंतु संकीर्ण अर्थ में इसका अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है। यानी इस जो प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भैया पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हमेशा समय समय पर बदलते रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि चौथा नंबर प्रश्न के जो ऑप्शन हैं तो पहला ऑप्शन में BL जोशी हैं, दूसरे ऑप्शन में केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। तो यहाँ आपको एक मिल गए, हाँ केसरीनाथ त्रिपाठी एक समय यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इस अनुसार आप इसी को आंसर करेंगे टिक। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न शिवराज पाटिल मार्गेरिट अल्वा, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आगे हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों की पटरियों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी उसके अंतर्गत की गई थी। 10 वर्ष बाद देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त यह कारखाना राष्ट्र में रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का एकमात्र निर्माता तथा धमन भट्ठियों का मुख्य उत्पादक है। यानी इस अनुसार आपका पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भिलाई का, तो भिलाई हलन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न छठा नंबर प्रश्न है कि BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। तो BSE सेंसेक्स आपका आधारित है 30 स्टॉक्स पर। कितने स्टॉक्स पर आधारित है? 30 स्टॉक्स पर आधारित है। कहता है क्या कि BSE सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार में 1968 में सेंसेक्स की रचना की गई थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को समाहित किया गया है जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978 से 79 है, ठीक है। आप सातवां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 360, 350, 340, 330। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 360। इस प्रश्न के बारे में कहा जाता है कि भैया अनुच्छेद जो 360 है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि वह संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति या स्थिरता खराब हो सकती है। तो एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर वित्तीय आपातकाल निरंतर जारी रहता है जब तक इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कहता है क्या कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद और निदेशकों की अदालत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। कहता है क्या कि पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया। नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य थे। तो नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य थे। आपको यह समझ में आ चुका होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कहा गया कि भैया किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका किस दिन मनाया जाता होगा? आप इससे ध्यान में ला सकते हैं कि अहिंसा के पुजारी के रूप में आप किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता होगा, सेलिब्रेट किया जाता होगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है रिफ्ट की घाटी। रिफ्ट घाटी के बारे में आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए कि भैया रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो तापी जो है, आप इसके बारे में नाम सुने हैं क्या? तापी नहीं सुने हैं? तापी या ताप्ती उसी को बोलते हैं। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तापी या ताप्ती। आपको बताते चले कि ताप्ती जो है या तापी भी आप बोल सकते हैं, भारत की उन नदियों में से एक है जो एक नदी घाटी से बहती है। यह सतपुरा रेंज के 2 हिस्सों के बीच पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार क्षेत्र में और गुजरात राज्य में सूरत के मैदान के माध्यम में खंभात की खाड़ी के बीच बहती है। रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहने वाली अन्य घाटियों में छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी शामिल है और विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच नर्मदा। इतने लोग इसमें शामिल हैं। तो अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन है भाग 3 में या अनुच्छेद 368 में या संविधान में कहीं भी नहीं या प्रस्तावना में। आपको जो सही लग रहा है उसका भाई बात बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सही जवाब, क्योंकि भाई भारत के संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के संविधान में कहीं भी संघीय मतलब फेडरल, दैट मीन्स फेडरल, समझ सकते हैं आप। तो इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद पहले के भाग पहले में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 12 नंबर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश है? निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? तो आपको कुल मिलाकर बताना है यहाँ कि ओपेक का सदस्य कौन नहीं है। कहिए भैया ओपेक का फुल फॉर्म भी बताते चलिए। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वैसे देश जो पेट्रोलियम को सेल करते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी। और इसके सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, इतने लोग हैं। और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, आपके ऑप्शन अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया के बारे में है।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, यह ध्यान रखेंगे आप। तो दक्षिण अफ्रीका जो खुद है ये इसमें नहीं है। बाकी आपका अंगोला है, लीबिया भी है ही, उसके बाद अल्जीरिया भी है ही। दक्षिण अफ्रीका इस ग्रुप में, ओपेक वाले ग्रुप में नहीं आता है। अगला प्रश्न है अपना 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? अब कीमत ग्रहीता की बात हो रही है और इसमें बताया गया है कि कीमत ग्रहीता कौन होता है, आपको बताना है। तो क्या उद्योग होता है, या सरकार होता है, या फर्म होता है, या खरीदार होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ण स्पर्धा में फर्म कीमत ग्रहीता होता है। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा। इसके विपरीत यदि वह प्रचलित मूल्यों से थोड़ा कम मूल्य की मांग को क्रेता उसके ही वस्तु को खरीदेगा अगर कम मूल्य रखेगा तो। पूर्ण स्पर्धा में एक व्यक्तिगत फर्म उत्पादक अथवा विक्रेता के लिए वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। फर्म निर्धारण करने वाली जो प्राइस मेकर है, जिसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है बल्कि वह मूल्य ग्रहण करने वाली होती है। तो इस आधार पे आपका 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 फर्म। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा अब अपना। कहता क्या है कि भैया उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति के बारे में आपसे पूछ रहा है कि भैया जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो। तो इसका ऑप्शन भी दे रखा है, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या ढांचागत बेरोजगारी। इसमें कौन आएगा? तो इसमें आएगा तीसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहिएगा ये क्या होता है? तो इसके बारे में सुन लीजिए, मैं आपको बतला देता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इसमें किसी विशेष कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं। यदि इस अतिरिक्त श्रम को हटा लिया जाए तो उत्पादकता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य इसी के आधार पर होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो वर्ग है सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, कथकली तमिलनाडु से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, कथक मणिपुर, भरतनाट्यम केरल ऐसा जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो हमसे पूछा है सुमेलित है सही वो वाला आपको चुनना है, यानी कि कोई 3 इसमें गलत होंगे, कोई एक ही सही होगा सुमेलित। तो चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यह पूरे दक्षिण भारत के में मशहूर है और यही आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। और इस नृत्य का नाम विजयवाड़ा के निकट स्थित कुचेलपुरम नामक गांव के ऊपर पड़ा, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी को भागवत थालू कहलाते थे, कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स भी बता चुका हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े होंगे काफ़ी समय से तो आपको पता चल रहा होगा कि जो शॉर्ट्स मैं बनाता हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे।
और कई प्रकार के शॉर्ट्स बनाता हूँ, क्योंकि मज़ेदार भी होने चाहिए, कुछ बीच बीच में इंटरटेनमेंट टाइप का भी बना देता हूँ। ऐसे रेगुलर आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड होता है पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST का कोई भी टॉपिक हो जाए, उनसे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के इनका मजा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोचक रोचक रहेंगे भाई क्वेश्चन उसमें भी। आइए अगला जो प्रश्न है, कहता है क्या कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, आपसे पूछा गया है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो आप इसमें से लगा सकते हैं 2 वर्ष, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। अब आप इसके बारे में विशेष कुछ सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 निर्वाचित होते हैं। सॉरी, अस्थायी बोल दिया क्या मैंने? नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब वो हटेंगे नहीं, ठीक है। और 10 निर्वाचित किए जाते हैं। गैर अस्थायी सदस्य भी होते हैं। प्रत्येक वर्ष आम सभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्य जो हैं, अस्थायी जो सदस्य हैं उनका चुनाव करती है। जो अस्थायी जो सदस्य हैं वो अस्थायी लोगों का चुनाव करते हैं और 10 गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की संरचना को संबंधित करता है या इससे संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 23। सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, उन्होंने एक अपना भी संविधान बना रखा है, उन्हीं का एक चार्टर्ड अनुच्छेद है 23, ठीक है ना। वो इससे संबंधित है कि इनके कार्यकाल को कितना रखा जाए, इससे संबंधित है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। कहता है क्या कि भैया 17 नंबर था ना? हाँ, 17 नंबर ही था। निम्नलिखित में कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश के पहले थे? अब भैया आपको खिलजी वंश से पहले वाले 2 राजवंश बताने हैं। अब आप बता ही दो कि खिलजी वंश से पहले के 2 राजवंश थे वो कौन थे? क्या आपके गुलाम वंश लोदी वंश थे? क्या आपके सैयद वंश थे? क्या आपके गुलाम और तुगलक वंश थे? क्या आपके तुगलक और लोदी वंश थे? कौन थे? तो 17 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब तो दीजिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो 3रा नंबर हो जाएगा, यानी गुलाम वंश और तुगलक वंश। इसके बारे में कहता है कि खिलजी राजवंश 1290 से 1320, गुलाम वंश 1206 से 1290 के बाद का था और उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। इसका शासनकाल इसी वे में रहा। मैंने बताया आपको कि खिलजी राजवंश 1290 से 1320, गुलाम वंश 1206 से 1290, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों में से 2 अन्य थे, सैयद राजवंश और लोदी राजवंश। इन लोगों का भी नाम याद रखिएगा। तो सैयद राजवंश 1414 तक से लेकर के 1451 तक राज किए। उसके बाद लोदी वंश आया, 1451 से 1526 तक राज किया। तो आपसे पूछा गया था कि खिलजी वंश से पहले, तो आपको पता चल गया कि खिलजी राजवंश 1290 से लेके 1320 तक रहा। तो इनसे पहले कौन कौन रहे आपको पता चल चुका होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर। कहा गया कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपका क्या पटियाला में है, क्या आपका ग्वालियर में है, क्या आपके इंदौर में है या क्या आपके झांसी में है, ऐसा पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्वालियर। भैया लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1955 में इस संस्था को विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर कहता है क्या कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है अपना। 2 ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, 2 ऑप्शन आपके अगले पेज में है। तो इस अनुसार आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन लाया गया। इससे इसे कभी कभी मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान के लगभग सभी हिस्सों, प्रस्तावना और संशोधन की धाराओं में 42वें संशोधन द्वारा बदलाव किए गए थे और कुछ नए लेख और अनुभाग इसमें जोड़े गए थे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है क्या कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो राजनीतिक दल बदल से संबंधित आपका राजनीतिक दल बदल से संबंधित आपका संशोधन पूछ रहा है। तो वैसा कौन है। तो ऑप्शन है 50वां या 52वां, 60वां या 44वां। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि 52 नंबर, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन था ये राजनीतिक दल बदल से संबंधित था। इसके बारे में कहा जाता है कि संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई संसद सदस्य का या विधानसभा सदस्य का दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना 21 नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन भी आपको देखना होगा यहाँ कि 4थी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है या 3री अनुसूची है। तो भारतीय संविधान के 4थी जो अनुसूची है ये यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में सुनिए। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की सूची है। 3री अनुसूची में केंद्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों एवं संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले जो शपथ हैं तथा प्रतिज्ञा है उसका प्रारूप है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा में यह
किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। 22 नंबर प्रश्न का ये कथन था। इसके ऑप्शन थे के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, ऑस्टिन या के.टी. शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के.टी. शाह। ठीक है, के.टी. शाह बिहार राज्य के संविधान सभा के सदस्य थे। ये बिहार राज्य से थे, संविधान सभा के सदस्य। इनके बारे में इतना ही जानकारी हमारे पास है। अगर आगे कोई जानकारी कभी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस के.टी. शाह के बारे में इतनी ही जानकारी रखिए कि वो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वो बिहार राज्य से संबंधित थे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? आपको यहाँ देखने होंगे, क्या तात्या तोपे थे, टीपू सुल्तान थे, रानी लक्ष्मीबाई थीं या नाना साहब थे? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर के साम्राज्य का बादशाह हुआ करता था उस समय। तो टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था, जिसने 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था। वह 4 मई 1799 को चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ और मारा गया था। अगला 24 नंबर जो प्रश्न है, ये कहता है कि शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में मशहूर थे या माहिर थे? तो भाई शिव कुमार शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो संतूर बजाने के महारथी थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का श्रेय दिया गया है। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार जो आपका प्रश्न था 24 नंबर शिव कुमार शर्मा जी के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से वाद्य यंत्र बजाने में मशहूर थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कहता है कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की? तो इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी कि इंदिरा आवास योजना। इस प्रश्न के बारे में सुनिए। ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किस प्रकार की आवश्यकताओं को? आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY लाया गया। मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में इसको शुरू किया गया। इंदिरा आवास योजना को जनवरी 1996 में इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य SC, ST, गरीबी, मजदूर और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों को आवासीय सहायता प्रदान करना था, ताकि वो अपने अपने आवास में रह सकें। वर्तमान अनुदान योग्य कच्चे घरों को अनुदान सहायता प्रदान कर सके। इस प्रश्न में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर अब हमारा प्रश्न होगा। कहता क्या है 26 नंबर प्रश्न कि
एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक आपको बताना है फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या इनमें से कोई नहीं। तो थल सेना का सबसे छोटा कमांडेंट रैंक लेफ्टिनेंट तथा नौसेना का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक सब लेफ्टिनेंट होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एयरफोर्स के बारे में, तो फ्लाइंग ऑफिसर है या पायलट ऑफिसर है या फ्लाइट लेफ्टिनेंट है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर, यानी एयरफोर्स का सबसे छोटा लेफ्टिनेंट, जो छोटा कमीशन्ड जो पोस्ट है, रैंक है, वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर। उसी प्रकार से थल सेना का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक लेफ्टिनेंट, और नौसेना का जो सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक होता है वो होता है सब लेफ्टिनेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो पूरे राष्ट्रगीत को गाने में आपको कितने समय लगते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2 मिनट, 1 मिनट, 52 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 52 सेकेंड हो जाएगा। आपको इसके बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ हमें देनी है, ज़रा सुन लीजिए, है ना। तो पूरे राष्ट्रगान में 5 अंतरे होते हैं, याद रखिएगा, और इनके गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड होता है। कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान की धुन को संक्षेप रूप में भी बजाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति होती है और गाने का समय 20 सेकेंड होता है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पृथ्वी कब सूर्य के निम्नतम दूरी पर होती है? पृथ्वी कब सूर्य के निम्नतम दूरी पर होती है? एक डेट आपको बतानी है, क्या 22 दिसंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को या 21 जून को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। कहता क्या है कि पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग जो है वो अंडाकार है, अतः पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर एक सी नहीं रहती है। जनवरी में यह सूर्य के सबसे निकट होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1460 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। आगे अगर हम बढ़ें कि भाई उपसौर तो हम समझ गए कि पृथ्वी की जो ये दूरी है नज़दीक वाले, इसको उपसौर कहते हैं। जुलाई में सूर्य से पृथ्वी अपेक्षाकृत अधिक दूर हो जाता है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1510 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी की यह स्थिति अपसौर कहलाती है। अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को और उपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर यानी कि सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे जो पहला स्थल जो खोजा गया था वो आपका हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या लोथल है या कालीबंगन है? इनमें से कौन है आपको बताने हैं। रावी नदी के बाद इस प्रश्न का जो डिटेलिंग है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पहला स्थल है वो हड़प्पा ही खोजा गया था। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांट घुमड़ी पंजाब में स्थित हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में, कालीबंगन का उत्खनन 1953 में, लोथल का उत्खनन 1954 में करवाया था इन्होंने। क्रमशः राखल दास बनर्जी, डॉक्टर ए घोष और एस आर राव एवं वत्स द्वारा ये सब शुरू कराए गए थे।
अगला प्रश्न है कि बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर। कहता क्या है कि निम्न में कौन सी जलधारा ठंडी होती है? तो निम्न में जो वेनेजुएला अटलांटिक महासागर वाला जो बात है, हाँ ना, उसकी जो धारा है वो ठंडी होती है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। वेनेजुएला अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है जो केप ऑफ गुड होप के निकट इससे पृथक हो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर उत्तर की ओर बहती है। अंत में यह धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा अगला प्रश्न होगा। कहता है कि हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसमें हमको विचार करना है कि भैया हरवल्लभ संघी सम्मेलन के बारे में क्या क्या सही बातें हैं दी गई। तो इसमें जो सही बात हमको लग रहा है वो है दूसरा, कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। और दुनिया का सबसे पुराना संगीत कार्यक्रम है यह, जिसका नाम है श्री हरिवल्लभ सम्मेलन, जो कि जालंधर के देवी तालाब मंदिर में मनाया जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि संगीत सम्मेलन की शुरुआत बाबा हरिवल्लभ ने अपने गुरु स्वामी तुलागिरी जी की याद में की थी। यह 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। त्योहार की उत्पत्ति पंजाब के ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित संस्कृत में ध्रुपद दोहे गाने की परंपरा में निहित है। इस त्यौहार को पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय त्योहारों में से एक घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर। अच्छा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, अच्छा इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं क्या? तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो प्रश्न है ना, अच्छा तो इसका ये दूसरा मान लीजिए। ठीक है, इसका ये दूसरा जो है 1 और 2 बात जो है ना, ये दोनों सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए यह विश्व का भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, मैंने अभी आपको बतलाया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जो देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। कहता है चक्रवात की क्या पहचान है? अचानक भारी बाढ़ का आना, लंबे समय से वर्षा का न होना, मूसलाधार वर्षा का होना, या विनाशकारी हवा और वर्षा। तो वायुमंडल में इसके होने का कारण विनाशकारी हवा और वर्षा होती है। वायुमंडल में मिलने वाले महत्वपूर्ण पवन विक्षोभों को चक्रवात कहा जाता है। आमतौर पर चक्रवात निम्न दाब केंद्र में होता है, अतः चारों ओर से केंद्र की तरफ हवा चलती है। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। चक्रवात आकार में गोलाकार, अंडाकार या भी के आकार का होता है। ये बात है चक्रवात के बारे में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर। कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली महिला के बारे में बात हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, डॉक्टर सैली के राइट, स्वेतलाना सवित्यकाया, कल्पना चावला। आपसे ऐसा नहीं पूछा गया है कि भारत में कौन है, आप भारत को देखते हुए नहीं क्लिक करेंगे आंसर, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के ही बारे में बात है, तो वो विश्व की बात करेगा आपसे। ठीक है ना। तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है।
अगर भारत की बात करते तो कल्पना चावला ठीक था, लेकिन यहाँ नहीं है। वायुमंडल में अगर हम बात करें कि भैया रूस की जो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है वो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला होने का गौरव इसी को प्राप्त है। तेरेस्कोवा 1963 में 3 दिनों तक अंतरिक्ष कक्षा में व्यतीत की थी, 3 दिन वहाँ पे रुकी थी ये। अगला प्रश्न हमारा है कि शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित किया गया है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। किस मकबरा के नाम से चर्चित है ये? सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, ऐसा कुछ न कुछ तो अद्भुत होगा ही इनके बारे में। ऑप्शन है आपके सासाराम, राजगीर, पटना, मुंगेर। तो भाई मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूरी का बात हो रहा है यहाँ। तो इनका जो मकबरा है यह सासाराम में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही जवाब। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा सासाराम में निर्मित है। हसन सूरी नहीं, हसन सूर है, ठीक है ना। हमें लगा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन नहीं, हसन सूर ही शायद उनका नाम था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा सासाराम में निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके बारे में कहा जाता है कि रोहतास जिला में स्थित सासाराम सहस्रराम के नगर को विशिष्ट महत्व शेर शाह के कारण ही प्राप्त हुआ था। इसी क्षेत्र में जो उनके पिता हसन खान सूर की जागीर में शामिल था, शेर शाह का आरंभिक जीवन बीता था। यही उसने अपने लगान संबंधी सुधारों का प्रारूप तैयार किया। इस नगर का मुख्य आकर्षण शेर शाह का मकबरा है, जो अफगान स्थापत्य शैली का भारत में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अष्टकोणी मकबरों का यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो एक झील के मध्य में निर्मित है। इसी का पूर्व रूप शेर शाह के पिता हसन खां सूर के मकबरे में देखा जा सकता है, जो इसी मकबरे से कुछ दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न 36 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बताना है आपको। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष, इस प्रकार के आपके ऑप्शन हैं। तो जो प्रधानमंत्री बनने का जो आयु है निम्नतम, वो है आपका 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। प्रधानमंत्री बनने वाला जो प्रत्याशी अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य है तो उस स्थिति में 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया दोनों कंडीशन यहाँ पे बैठता है कि अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष चलेगा, ठीक है। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है वो, यानी कि अगर राज्यसभा का सदस्य है, तब उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लियर नहीं बोला गया है कि वह लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, तो यहाँ पे न्यूनतम आयु ही आपसे पूछ गया है, तो 25 वर्ष आप क्लिक करेंगे चुपचाप से, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका ऑप्शंस 1880, 1885, 1890, 1886 ऐसा है। तो इस अनुसार आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई, उस समय का आज का मुंबई हो गया है, मुंबई सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। इसके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के मुख्य वास्तुविद थे, यानी कि आर्किटेक्ट्स कहे जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि उस समय जब पहली
बार कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, गोबी, थार या टकाला माकन आपके ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही है कि भाई सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसके बारे में आपको बताना है, रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही, सहारा रेगिस्तान। कहता है कि अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर में विस्तृत है। मतलब इतने सारे देशों में यह फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान का बात कर रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर। आप समझ जाइए कि कितने बड़े क्षेत्र में यह रेगिस्तान फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर, कहता है कि भैया इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? किस ग्रुप की बात कर रहा है ये? बोल रहा है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है। अब इस ग्रुप यानी कि कौन से ग्रुप? गुजरात, केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हुए हैं, जबकि हरियाणा स्थल से घिरा हुआ है। अच्छा, मतलब ये रीजनिंग टाइप का एक सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन मतलब स्थल से कौन घिरा है और जल से कौन घिरा है। तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हैं, जबकि हरियाणा स्थल से घिरा हुआ है। हरियाणा चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ऐसा आप याद रखेंगे। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है ये। 40 नंबर जो प्रश्न है यह कहता है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो ऑप्शन है असुर, भूमिज, सोरैया पहाड़ियाँ, पहाड़ी खड़िया। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा सही जवाब। तो 40 का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हो जाएगा सही जवाब, सोरैया पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए तो। कहता है क्या कि बिहार के राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उस पर सोरैया पहाड़ी जनजाति जो है वह निवास करती है। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर के बारे में बात हो रहा है कि भारत सरकार की मोहर क्या है। तो भारत सरकार का जो मोहर है वो है, राजकीय चिन्ह है वह है सोमनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि मोहर शौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह जो चिन्ह है यह 26 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था और इसी दिन आपका संविधान भी लागू हुआ था। अगला प्रश्न जो है हमारा 42 नंबर कहता है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है? सबसे कम वाले राज्य की भूमि पूछ रहा है आपसे। तो गोवा जो है इस राज्य की भूमि सबसे कम है क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी कम है, 3702 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 किलोमीटर, सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,486 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? अब सबसे लंबी तट रेखा वाला आपसे राज्य पूछा है तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो भैया आपका गुजरात है, ऑप्शन नंबर 3। तो कहता है गुजरात के बारे में कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है जो कि 1900 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक विस्तृत है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। गुजरात का तट अरब सागर और खंबात तथा कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत की कुल तट रेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश में बटी हुई है, जिसमें से कुछ राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात सबसे अधिक तटीय रेखा वाला क्षेत्र है, ये 1915 किलोमीटर।
आंध्र प्रदेश 1037 किलोमीटर सब किलोमीटर में है। तमिलनाडु 864.73 किलोमीटर, केरल 560 किलोमीटर, महाराष्ट्र 510.31 किलोमीटर, उड़ीसा 457.2 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 374 किलोमीटर, कर्नाटक 258.15 किलोमीटर, गोवा 113.03 किलोमीटर। दमन और दीव के बारे में कहा गया है, यह भी है इसका तटीय रेखा क्षेत्र। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहता है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो यह थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना हुआ था, लेकिन यह आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से विकसित हो गया। इसका उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य था, वो था हिंदुत्व को उसकी बुराइयों से अलग करना और एकांतवाद का प्रचार प्रसार करना। इसमें अन्य धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाएं भी शामिल की गई थीं। यह मानवतावाद, एकांतवाद और सामाजिक पुनर्सृजन के पोषण के लिए शीघ्र ही एक शक्तिशाली मंच बन गया था, मतलब बहुत तेजी से यह विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कहता क्या है कि भाई बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपका ऑप्शन है 33%, 20%, 27% या 25%। इस प्रकार आपके जो ऑप्शन हैं वो होंगे आपके बी नंबर ऑप्शन 20%। मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़े वर्ग MBC को 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए 50%, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 50% है और सीटों की व्यवस्था इसी के अनुसार की गई है। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की पहले विद्युत रेल लाइन डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? मुंबई से सूरत, हावड़ा से दिल्ली, मुंबई से पुणे, नई दिल्ली से चेन्नई। तो आप इस अनुसार बता सकते हैं। आपका जो ऑप्शन होगा तीसरा नंबर, यह होगा सही जवाब। कहता है कि सर्वप्रथम विद्युत चालित डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन 1 जून 1930 को मुंबई VT यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 47 नंबर, कहता क्या है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर। तो इसमें से कौन सा कर आपका प्रत्यक्ष कर है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, संपत्ति कर। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। धन कर प्रत्यक्ष करों में से एक है जो सीधे करदाता द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। वैल्यू टैक्स वैल्यूएशन की तिथि को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों, HUF या कंपनियों पर उसकी संपत्ति के मूल्य पर निर्भर लागू होती है। यह धन कर अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर, इसके बारे में देखते हैं। यह प्रश्न कहता है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना पूछा है हमसे। तो इसके ऑप्शन है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, BD सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा नंबर ऑप्शन BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर ने इसके बारे में कहा था। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हुआ और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मेजनी की तरुण इटली की तर्ज पर इस गुप्त सभा, जिसको नाम दिया गया था मित्र मेला, इसके नाम से गठित किया था, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी।
49 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि सती प्रथा कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1829, 1828, 1830, 1827। सती प्रथा के बारे में पूछा गया है, तो सती प्रथा समाप्त किया गया था कब? तो 1829 में समाप्त किया गया सती प्रथा। इसके बारे में कहा गया है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1828 से 1835 तक जो रहे थे लीडर ने, इसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो मुंगेर जिला है ना, वो नायलॉन उद्योग के लिए, मुंगेर जिला है ना, नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बिहार का मुंगेर जिला नायलॉन उत्पादन के लिए या उद्योग के लिए, दोनों में ही प्रसिद्ध है। 51 नंबर प्रश्न पर चल रहे हैं। अब अगला 51 नंबर प्रश्न, अब हमारा यहाँ से साइंस का जो है ना टॉपिक शुरू हो जाता है। कहता है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक कौची होता है? क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अप्रभावित रहता है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है? अभी पता है तो बता ही दीजिएगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। पहले तो समझ लीजिए कि इसका आंसर होगा कौची, तो घटता है। ठीक है ना, कहिएगा कैसे घटता है? तो समझिए कि निश्चित तापमान पर जब द्रव या ठोस, द्रव का ठोस में बदलते हैं ना जी, तो उसको हम हिमीकरण कहते हैं तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः हिमांक एवं गलनांक जो कि ठोस से द्रव में बदलता है बराबर रहता है। अशुद्धि मिलने पर, जैसा कि यहाँ मिल गया है अशुद्धि, बर्फ में नमक आप मिलाए हैं ना जी, तो गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा? तो अशुद्धि मिलने पर गलनांक का होता है, हमेशा घटता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए 52 नंबर प्रश्न पर। 52 नंबर का कहता है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कौन सा होता है? तो पार्श्व मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए आप कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका साधारण दर्पण होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, प्रतिलोमित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, वो तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, माने उत्तल दर्पण। माने वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल होता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। यही कारण है कि आपका ना उत्तल लेंस के रूप में इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है पार्श्व दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज विकसित किया गया है किसके लिए? गेहूं के लिए, मकई के लिए, यानी कि मक्का के लिए, कपास के लिए या दाल के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कपास के लिए। अब सुनिए, कहता है कि बीटी बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है। बीटी कॉटन आनुवांशिकीय रूप से परिष्कृत अवयव GMO जिसको आप बोलते हैं तथा कपास की एक किस्म है जो बर्लवॉर्म हेतु कीटनाशी उत्पन्न करता है। बीटी कॉटन 3 प्रकार के वॉर्म अर्थात अमेरिकन, स्पॉटेड और पिंक वॉलवर्म को प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करने के कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि करता है। समझ गए? 54 नंबर प्रश्न पर चलिए। 54 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश में प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी कहा जाता है किसको? तो इसका ऑप्शन जो है मरुद्भिद, आतपोदभिद, मृतजीवी, लनोमृदोद्भिद,
इस चारों में से सही जो जवाब होगा ना आत्पोदभिद हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन। अब कहिएगा कि होता कौन सी है, तो सुनिए आराम से 54 का। कहता है कि हेलियोफाइट, जिसको आप आत्पोदभिद कहते हैं, जो आपका ऑप्शन है दूसरा नंबर, वो ऐसे पौधे हैं जो धूप में अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें धूप प्रिय पादप भी कहते हैं। ये गहन आपतन वाले स्थानों में पाए जाते हैं। सौर्य पादपों में म्योलिन, लिंक्स, थाइम, सॉफ्ट वेलक्रो, सफ़ेद तिप्तिया और अधिकांश गुलाब शामिल हैं। 55 नंबर प्रश्न। अब चलिए, इसमें कहता है कि प्याज का जो गांठ है, जिसको आप वॉल्व कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो प्याज एक गांठ है, गांठ को वॉल्व भी कह लेते हैं। गांठ का उदाहरण है ये है, जो कि एक परिवर्तन है। तो प्याज पूछने का मतलब है कि किसका परिवर्तन है ना। तो आपका ऑप्शन है कि तना का है, या जड़ का है, फूल का है, या पत्ता का है, किसका है। तो आप पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए रहे होंगे, या 6 क्लास का जब आप साइंस पढ़े होंगे NCERT का, उसमें भी दिया हुआ है। मतलब बेसिक है ये कि जो प्याज है ना वो तने का रूप होता है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए। गांठ, जिसको आप बल्ब कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ पौधों के परिवर्तित तने हैं, ठीक है ना, जहाँ पौधे अपनी आरक्षित सामग्री को संचित करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे पौधों में संग्रहण अंग यानी कि स्टोरेज ऑर्गन को रूपांतरित किया जाता है। ऐसे पौधों में रूपांतरित कली या वृद्धि बिंदु होता है, जो कि रूपांतरित गूदेदार पत्तियों से घिरा होता है, जिसे स्केल्स के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। प्याज गांठ यानी कि बल्ब का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। 56 नंबर आइए। कहता का है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा कौची पता लगाते हैं जी। आप क्या पता लगाते हैं? क्या आप प्रतिरोध का पता लगाते हैं? क्या आप ऊर्जा का पता लगाते हैं? क्या आप धारा का पता लगाते हैं? क्या आप ताप का पता लगाते हैं? किस चीज़ का पता लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर के बारे में द्वारा पूछ रहा है आपसे। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम किस चीज़ का पता लगाते हैं? तो इससे हम धारा का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। यानी गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल में हम लाते हैं। अगला 57 नंबर जो प्रश्न है अब उसको देखिए। ये क्या कहता है कि भैया विद्युत की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। धातु का प्लेट है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो आपका ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, या उतना ही रहेगा। कुछ धातुओं में बढ़ता है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इसका जो छेद है ना वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। कहिएगा कि कैसे? तो धातु का एक जो प्लेट है उसके बीच काट कर एक छेद बना लीजिए और फिर उसको गर्म करिएगा ना, तो छेद का आकार बढ़ेगा। याद रखिएगा हमेशा से, न वो घटेगा न उतना ही रहेगा और न ही कुछ धातु में बढ़ता है, ठीक है ना। सब धातु में बढ़ता है, कुछ धातु में नहीं। अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कहता है ना कि भैया कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो कॉपर और टीन से कौन सा मुख्य धातु बनता है जी? 58 नंबर प्रश्न बताइए तनी कि कौन सा बनता है, बताइए। पीतल, कांसा, सोल्डर, रंगा, कौन सा बनता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सही जवाब। कांसा नहीं होगा, सोल्डर नहीं होगा, रंगा नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 58 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, सॉरी, अरे पीतल कैसे मार दिए भाई, सॉरी पीतल नहीं होगा जी। देखिए यहाँ पीतल तो तांबा और टीन से बनता है ना। नहीं, तांबा और टीन, कॉपर, तांबा, टीन। 1 मिनट रुकिए। नहीं, पीतल के बारे में अगर आपसे पूछे ना तो पीतल तो भैया तांबा और जिंक से बनता है ना। कॉपर और अगर यहाँ Zn रहता, जिंक
है ना। कॉपर और जिंक से अगर पूछता तो पीतल बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पीतल में टीन नहीं है, तो टीन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, पीतल नहीं होगा, कांसा हो जाएगा। यहाँ के ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सही जवाब कांसा। यानी कि कॉपर और टीन से के मिश्रण से बनने वाला जो मिश्र धातु है वो कांसा, और कॉपर और जिंक से अगर बनने वाला जो मिश्र धातु है ना वो हो जाएगा पीतल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वह धातु पहचानिए जो, कौन सा धातु पहचानना है? जो निराविषी प्रकार की है। निराविषी प्रकार की है कौन है? क्रोमियम है, स्वर्ण यानी कि सोना है, यानी कैडमियम है, या कोबाल्ट है, कौन है? तो इसका देखिए 59 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना। निराविषी प्रकार की है सोना, जो है ना निराविषी प्रकार की होती है। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह निराविषी यानी कि नो पॉइजनस प्रकार की धातु है। निराविषी यानी कि नो पॉइजनस मतलब जहरीला नहीं है ऐसा, और ये मुक्त अवस्था में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए। तो 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ से। कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होता है? तो बता दीजिए 60 नंबर का क्या होता है इसका ऑप्शन देख लीजिए। इधर ऑप्शन ऊपर में होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या दुगना हो जाएगा, क्या होगा? आप अपने स्तर से देख लीजिए, कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या दुगना होगा, बता दीजिए। सवाल तो देख लिए आप, तो भाई हम आपको बता देते हैं, सुनिए। इसका जो ऑप्शन होगा ना अधिक हो जाएगा, पहला बात तो ये। दूसरा बात सुनिए कि आपतन कोण का मान जो है ना क्रांतिक कोण अधिक कर देता है। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित तो होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। याद रखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके आप फिर से सुन लीजिए, पता चल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि धूम कोहरा, जिसको हम स्मॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्मॉग में मौजूद आँखों में जलन पैदा करता है। धूम जो है कोहरा में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। वो कौन सा द्रव्य होता है जो हमको हमारे आँखों में जलन पैदा करता है? का नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पारा ऑक्साइड, एसीटिल नाइट्रेट है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? किसके माध्यम से हमको होता है ऐसा? आप सुन लीजिए। इसमें आपका ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं। दूसरी बात, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, तो होगा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता है कि ओजोन और पैरोक्सी एसिलेट नाइट्रेट मिलकर कोहरा यानी कि कुहासा स्मॉग बनाते हैं। ओजोन कपड़ों और रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आँखों में जलन पैदा करता है। याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है ऐसा पूछ रहा है। का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, का अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? तो साबुन में जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक पाया जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो साबुन मैल को साफ करने वाला एक संघटक है जो आमतौर पर वसा और फैटी एसिड होने पर क्षार की प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। साबुन बनाने में उपयोग किया जाने वाला सामान्य अल्कालीज यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिन्हें हम NaOH के नाम से जानते हैं, जिन्हें कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को
कास्टिक पोटास कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमसे जो पूछा था ये बात भी याद रखिएगा कि साबुन में क्षारक के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में हमसे पूछ रहा है, पोटेशियम है का, कैल्शियम है का, सोडियम है कि जस्ता है, कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पोटेशियम। यह एक प्रतिक्रियाशील धातु है। एक प्रतिक्रियाशील धातु वह होता है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। कुछ धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता अवरोही क्रम में इस प्रकार है। अब हम बता देते हैं, हम सिंबल केवल बताएंगे, ध्यान रखिएगा। आप उसका नाम याद, तत्व का नाम आपको बताना है, ठीक है ना, क्रियाशीलता के आधार पर। सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील हम बताते हैं। के सबसे ऊपर होता है, माने सबसे अधिक क्रियाशील, यानी कि पोटेशियम। अब उसके बाद आप बना लीजिए Na, उसके नीचे Ca, उसके नीचे Mg, उसके नीचे Al, उसके नीचे Zn, उसके नीचे Fe, उसके नीचे Pb, उसके नीचे Cu। अब नीचे वाला बता दें, नहीं, आपको सब का नाम बताना है, आपको बताना है, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, आपको कुछ समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं कि हमारे इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा या क्या सुधार करने योग्य चीज़ें हैं, हमें क्या सुधार करनी चाहिए, आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न में कहता है कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। तो पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। अब इसी में से आपको चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सही जवाब। कहिएगा अपवर्तन के कारण। कहे भाई, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरल ताल या पानी की टंकी का पानी इसकी गहराई की तुलना में उथला दिखाई देता है। प्रकाश जब तक पानी में रहता है सीधी दिशा में गति करता है, लेकिन यदि प्रकाश परोक्ष रूप से पानी से वायु में ऊपर की ओर गति करता है तो यह नीचे की ओर सतह की दिशा में झुक जाता है। इस झुकाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है और यह स्थिति तब घटित होती है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे असमान घनत्व वाले माध्यम से होकर गुजरता है। आंखें अपवर्तन का ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है तो आंखें वस्तु की स्थिति का मूल्यांकन करती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अगले अपने सवाल पर। 65 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता क्या है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो इसके जो ऑप्शन है ये हैं आपके 3, 2, 1, 4। तो निःसृत अंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि 1। अब सुनिए कहता क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये जो है ना तीसरा हो जाएगा सही जवाब। कहता है कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडा से हर महीने एक विकसित डिंभ यानी कि अंडा उत्पन्न करती है और यह डिंभ शुक्राणुओं के साथ मिलकर गर्भ धारण करता है। हर महीने की बात है, ऐसा नहीं है कि किसी महीने में रुक जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 66 नंबर प्रश्न कहता है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। अब फेफड़ों के बारे में आपको बताना है तो भाई बतेबे करिएगा कि फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, बताइए। देखते हैं आप कितना बता सकते हैं। उदरीय गुहिका में, हृदय आवरण गुहिका में, उदरावरणीय गुहिका में या फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में, जिसको फुफ्फुस गुहा, वक्ष गुहा भी कहते हैं। तो सुनिए ना, ये 66 नंबर प्रश्नवा का जो जवाब जो होगा ना, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फुफ्फुस गुहा कहिए, वक्ष गुहा कहिए या फुफ्फुस आवरणीय गुहिका कहिए, ठीक है। मानव शरीर रचना में
फेफड़े फुफ्फुस गुहा में पाए जाते हैं। फुफ्फुस गुहा फेफड़ों की दो फुफ्फुस के बीच संभवित जगह होती है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 67 नंबर। कहता का है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्त्रवित होता है? का मुख कोटर से स्त्रवित होता है, का पेट से स्त्रवित होता है, कोलोन से स्त्रवित होता है, या इलियम से स्त्रवित होता है? हमारा जो ये प्रश्न है ये 67 नंबर प्रश्न है। तो 67 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कहता है कि इसका जो जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, पहले तो समझ लीजिए पेट, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नोट कर लीजिए, पहले पेट, ठीक है ना। पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम में पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर एमिनो एसिड को जोड़ने, बॉन्ड को तोड़कर भोजन के पाचन में मदद करता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 68 नंबर। कहता है का कि पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? आपका ऑप्शन जो है यह है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन करना, वसा का अवशोषण करना, या वसा का संग्रहण करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा पहला नंबर ऑप्शन, और वसा को छोटी छोटी गोलियों में या गोलिकाओं में भंजित करना। आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि पायसीकरण के माध्यम से ही बड़े वसा, जिसको आप ग्लोबुलेट कहते हैं, ये छोटे समान रूप से विस्तृत कणों में तोड़ दिए जाते हैं, और यह कार्य छोटी आंत में मुख्य रूप से पीत अम्ल द्वारा पूरा किया जाता है। पीत अम्ल का नाम आप सुने होंगे। अगला प्रश्न है 69 नंबर। कहता है कि एंजाइम की गतिविधियों, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है? ऑप्शन है पीएच से, प्रकाश से, आर्द्रता से, या बारिश से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि पीएच से। कहता है कि एंजाइम और अन्य प्रोटीन में पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है, और इस सीमा के बाहर वे निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं। श्वसन जैसी चयापचय की प्रक्रिया से पीएच में परिवर्तन होते हैं जो एंजाइम को संभावित करते हैं या प्रभावित करते हैं। संभावित या प्रारंभिक जो परिवर्तन है वह सहसंयोजन होते हैं जो प्रोटीन संरचना को प्रभावित करने वाली ताकतों के नाजुक संतुलन से परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें 70 नंबर। कहता है कि प्रोटीन किससे पचता है? तो प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीएस से, एमिलेस से, लाइपेज से, न्यूक्लियस से। ये 70 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन इतना सारा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि प्रोटीएस से। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होती है, जहां पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित करती है। एमिनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होते हैं जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि सुन लीजिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण रक्त जो है शरीर के भीतर जमता नहीं है? का प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, या फाइब्रिन? ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी के टॉपिक हैं ये। 71 नंबर प्रश्न। तो आपको मैं बताता चलूँ कि हिपैरिन नाम आप सुने होंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर ये आपका तीसरा जो है हिपैरिन, इसके कारण शरीर के अंदर जो है ना खून नहीं जमता है, याद रखिएगा। तो हिपैरिन एक थक्का रोधक कह सकते हैं कि चीज़ है जो खून जमने से रोकता है। यह रक्त कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद होता है जो खून को जमने की
अनुमति नहीं देता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाता है। मैंने कहने का मतलब है कि मानचित्र बनाने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं। का उसको भूगोलविद कहते हैं, यानी जियोग्राफर कहते हैं, या आप उसको मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर कहते हैं, या मौसम विज्ञानी कहते हैं, या भूविज्ञानी कहते हैं। आपका सवाल है 72 नंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा नंबर ऑप्शन, मानचित्रकार। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 73 नंबर, देखते हैं अगला प्रश्न कहता क्या है कि विशुभ शब्द किसका द्योतक है। विशुभ शब्द किसका द्योतक है। अब विशुभ के बारे में इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है उसे विशुभ कहते हैं, या पृथ्वी का अक्ष जिसके इर्द गिर्द घूमता है उसको विशुभ कहते हैं, या जब दिन रात बराबर होता है उसको विशुभ कहते हैं, या वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं आता है तो उसे हम विशुभ कहते हैं। ये हमारा 73 नंबर प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुव रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में सर्वत्र दिन और रात बराबर होती है। इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जब दिन रात बराबर होता है। अगला प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भाई लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग हमको प्राप्त होता है। लाल और हरे रंग के मिश्रण से हमको कौन सा हल्का रंग या कौन सा रंग प्राप्त होता है। हल्का नीला, पीला, श्वेत, सलेटी, कौन सा। 74 नंबर प्रश्न है भाई, बताइए। तो इसका जो जवाब होगा दूसरा नंबर सही हो जाएगा, यानी कि लाल और जब जैसे हरा हम मिलाएंगे तो हमको पीला रंग मिल जाएगा। ठीक है, लाल, हरा, नीला हमको प्राथमिक रंग होता है। अन्य सभी रंगों को इसी से निर्मित किया गया है। जब लाल और हरे रंग को मिश्रित किया जाता है तो पीले रंग का निर्माण होता है। लाल और नीले रंग को मिलाने पर मैजेंटा का निर्माण होता है। नीले और हरे रंग को मिलाने पर सियान रंग यानी हरे नीले रंग का निर्माण होता है। यह बात आप याद रखिएगा। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये साइंस का अंतिम प्रश्न है। कहता है कि HR में HR जो इस प्रकार से लिखा हुआ है HR, इसमें HR किसके लिए है ये बताना है आपको। क्या हैंडलिंग रेगुलेशन के लिए है, हैप्पी रोमुलेंस के लिए है, या हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है, या हॉरिजॉन्टल रूलर्स के लिए है। तो 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कहता है कि एक वेब पेज में लेआउट को नियंत्रित करने के लिए 2 टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR और लाइन ब्रेक यानी कि BR हम इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल HR और लाइन ब्रेक को हम BR कहते हैं, तो इस रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, अब हमको लगता है कि आपका जो साइंस का पॉइंट था वो साइंस के पॉइंट्स आपके हल हो चुके हैं। अब आपका मैथ है, और मैथ आपको मैं हल नहीं करूँगा, ना ही मैथ का कोई सॉल्यूशन देने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। आगे चल के मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें डेली कुछ मैथ्स के डिस्कशन आपको दूँगा। रीजनिंग भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल आपको सवाल दिखा दे रहा हूं और आप उनके जवाब आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। चलिए शुरू करते हैं 76 नंबर प्रश्न से। देखिए ये 76 नंबर प्रश्न है। आप रोक रोक के उन प्रश्नों के जवाब सवाल पढ़ सकते हैं, प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और जवाब आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़िए। तो ये देखिए 77 नंबर प्रश्न हो गया, 78 नंबर प्रश्न हो गया, 79 नंबर प्रश्न हो गया, 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 81 नंबर प्रश्न देखिए, 82 नंबर प्रश्न देखिए,
150 के करीब प्रश्न है बाबू। अब आप समझ लीजिए कि आपको कैसे बनाना है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न देखिए, 84 नंबर प्रश्न दिखा रहा हूँ, 84 नंबर प्रश्न भी देख ही लीजिए, 85 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 86 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 87 प्रश्न आप देखिए, सभी प्रश्नों को मैं दिखा देता हूँ। 88 नंबर प्रश्न थोड़ा सा आराम से, यहाँ से रीजनिंग है ये सब, ठीक है ना, ये रीजनिंग के जैसा आपसे बिहेव करेगा। आगे देख लीजिए, 89, 90, 91 इन प्रश्नों को देख लीजिए, 92, 93, 94, आ जाइए इधर आइए, 95, 96 इधर है, 95 हो गया, 96 हो गया, 97, 98, 99, इधर 100। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करिए आप, जितने प्रश्नों को हल करिएगा। देखिए भैया, कंपटीशन किसी एक एग्ज़ाम का नाम नहीं है। कंपटीशन में कोई एक पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वही प्रश्न आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम निकालने का एक मूल मंत्र है, एकमात्र मूल मंत्र है। आप सोचिएगा कि मैं एक दिन पढ़ लूँगा इससे मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आपका एक्सपीरियंस बनेगा, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप इसे हल करिए और आप इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं चेक करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपके वो प्रश्न सही थे या गलत थे। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, या आपको लगता है ऐसा कि हमें कुछ सुधार करने चाहिए अपने वीडियोज़ में, तो आप उनको भी देखते हुए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको पहले सवाल दिखा देता हूँ सारा, ठीक है ना। ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा 150 प्रश्न का ये एक सेट है, आप करें। मैंने इसमें से करीब 75 प्रश्न आपको बता दिए हैं, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर साइंस से संबंधित थे। बाकी मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, और आप इनके जवाब जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए, अब ये आपके अंतिम प्रश्न है, 149 हो गया और ये हो गया आपका 150। देखिए 149 में ये त्रिभुज है, काउंटिंग ठीक से करिएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये है 150 आपके। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।